विनोद जी, अब मैं एक ओवरऑल तस्वीर में आपसे चाहता हूँ। आपने मुझे पता नहीं आंकड़े देख पाए कि नहीं। मुख्यमंत्री के प्रदर्शन का आंकड़ा दिखा दे जरा। मुख्यमंत्री का और सरकार के प्रदर्शन पर क्या इसमें जो सर्वेक्षण है क्या कहता है, तो मुख्यमंत्री के प्रदर्शन पे केवल 22% लोग संतुष्ट हैं, 40% लोग असंतुष्ट हैं, 19% कुछ ऐसे हैं कम, कुछ हद तक संतुष्ट हैं। और इसी तरह से अगर हम सरकार का ये मुद्दों का ग्राफिक है, जिसमें 45% लोग बेरोजगारी को लेकर परेशान है। बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी चिंता है। 14% महंगाई है, 13% विकास है, भ्रष्टाचार 3%, किसान 2%। इसी को लेकर हम लोग बहस भी कर रहे थे कि किसानों का मुद्दा इतना भारी भरकम हो रहा है वहां पर, वो 2% कैसे हो सकता है, या महिलाओं के सम्मान सुरक्षा का मसला है, वो इसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। फिर भी जो ये आंकड़े हैं मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को लेकर और सरकार का प्रदर्शन, ये केवल 27% लोग संतुष्ट हैं, 44% लोग असंतुष्ट हैं और 25% कुछ हद तक संतुष्ट हैं। 25% को अगर आप 44% से जोड़ लें तो असंतुष्ट लोगों की संख्या 69% पहुंच जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओवरऑल तस्वीर बन रही हरियाणा में? क्या ये चुनाव एक तरफा होने जा रहे हैं? देखिए, ये सर्वे है किसका, किस एजेंसी ये का है? ये ये टीवी टुडे और सी वोटर का है, मूड ऑफ द नेशन का सर्वे है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ है, विभिन्न राज्यों का भी है, लेकिन हमने हरियाणा को अलग से लिया है। देखिए, सर्वेक्षणों का हश्र हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, सारे सर्वेक्षणों का। एक भी सर्वेक्षण, एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सर्वेक्षणों की बात कर रहा हूं। एग्जिट पोल तो धराशायी हुए ही, उसके पहले जितने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए पिछले लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले शुरू हो गए थे, वो चाहे सी वोटर का हो, चाहे ईटीजी टाइम्स नाउ का हो, चाहे जितने भी हुए, सब एनडीए को 350 से ऊपर और बीजेपी को 350 से ऊपर सीटें दिखाते रहे पूरे सर्वेक्षणों में। खुद कई चैनलों में जाता रहा और उसके बाद नतीजा हमारे आपके सामने है। एग्जिट पोल तो सारे गलत साबित ही हुए। तो इसलिए सर्वेक्षणों पर मैं बहुत ज्यादा, अब मेरा पहले भी मैं उनको क्या कहते हैं, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी और चुनाव सर्वेक्षण, इनको मैं एक ही श्रेणी में मतलब रखता था कि अगर सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं सूट कर रहा है तो खारिज कर दो। तो ये रहता है। लेकिन फिर भी इन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर एक अगर मैं कहूँ इंडिकेटर के तौर पर ले लिया जाए बस। नहीं, जी। इंडिकेटर तो, बेस्ट इंडिकेटर तो जगदीप सिंह सिंधु जी बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा इंडिकेटर कौन है हरियाणा के बारे में? या हमारे ये रविंद्र सिंह जी हैं। असली इंडिकेटर तो ये लोग देंगे, क्योंकि ये लोग वहां ग्राउंड जीरो पर हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इन्हीं आंकड़ों को अगर विश्लेषण करें, जिनको आप कुछ संतुष्ट मान रहे हैं, उनको आधा आधा कर दीजिए आप। क्योंकि कुछ संतुष्ट वाले ऐसे होंगे जो कुछ असंतुष्ट भी होंगे, कुछ संतुष्ट भी होंगे कि भाई सरकार का ये काम अच्छा है लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो उनको 50% इधर दे दिए, 50% उधर दे दीजिए। मतलब वो 25% में 12.5 इधर कर दिए, अब 44 और 12.5 कितने हो गए? 56% के आसपास, 56.5। और उधर जाके आंकड़ा कहां पर बैठता है, ऐसे उसमें कर दीजिए तो अपने आप आपको अंदाज लग जाएगा जमीन का, अगर इन्हीं सर्वे का विश्लेषण करें तो इन्हीं के आधार पर। अब बात मैं करता हूं थोड़ा बहुत हरियाणा के संदर्भ में, हम भी संपर्क में रहते हैं लोगों के। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जो मोदी जी का अपना चुनाव था, जिसमें मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, मोदी जी को तीसरे टर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, उस चुनाव में कांग्रेस 5 सीटें जीती और बीजेपी 5 सीटें हारी। उसको 50-50 मत कहिए कि 5-5 बराबर रहे, बराबर में छूटे, नहीं। बीजेपी 10 से 5 पे आई, कांग्रेस 0 से 5 पे पहुंची। तो ग्रोथ की तरफ कौन है और डी ग्रोथ की तरफ कौन है, आप ये देखिए, जो मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा था। अब इस चुनाव में नायब सिंह सैनी साहब का चेहरा रखा जाएगा, भाई वो 6 महीने पहले वही उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा की मजबूरी है उनको आगे रखना, उनको प्रोजेक्ट करना। जब आप उनको प्रोजेक्ट करेंगे तो बाकी, चूंकि देश में इस समय जिस तरह जाति गोलबंदी की राजनीति है, तो बाकी समुदायों का क्या रिएक्शन होगा ये देखना पड़ेगा। और भाजपा वहां जाट बनाम गैर जाट की जो राजनीति करना चाहती है, वो भी बहुत कारगर होती दिख इसलिए नहीं रही है कि अगर आप वही कर रहे होते तो किरण चौधरी को आप राज्यसभा नहीं भेजते। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी को राज्यसभा भेज के आप जाटों को भी थोड़ा अपने साथ लेना चाहते हैं।
तो जब आप जाटों को अपने साथ देना चाहेंगे तो जाहिर है फिर दूसरी बिरादरियां क्यों आपके साथ गोलबंद होंगी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला। आज की तारीख में हरियाणा में अगर पैन हरियाणा कोई लीडर है, नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री बने इसलिए लोग उनको जान रहे हैं, वरना इसके पहले कौन जानता था उनको, प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। पैन हरियाणा अगर लीडर कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। कभी ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजन लाल कभी हुआ करते थे। पैन हरियाणा मास लीडर के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। तो इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। प्लस दूसरा, जो मुद्दे हैं, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का असंतोष हो, बेरोजगारी का मुद्दा 45% दिखाई रहे हैं आपका जो है सर्वे जो है, इसी तरह आपका जो महंगाई का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे तो हैं ही। ये मुद्दे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ जाते हैं। और ऐसे में ये मुद्दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप और राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय का पूरा जो अपना एक नारा दिया है और जिस तरह वो बढ़ रहे हैं लगातार, तो दलितों का जो ट्रैक्शन बढ़ा है कांग्रेस की तरफ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो हरियाणा हो, वो भी एड ऑन कर रहा है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी अगर चुनाव अलग लड़ती है, जो कि अलग ही लड़ेगी, जहां तक जानकारी मेरी है कि उसका कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में नहीं होगा, तो जो गैर जाट वोटों की सेंधमारी है वो आम आदमी पार्टी करेगी। वो जाट वोटों में सेंधमारी इतनी नहीं कर पाएगी, वो गैर जाट वोटों में सेंधमारी करेगी, खासकर शहरी वोटों में। तो उसका नुकसान किसको होगा, ये भी हमें समझना चाहिए। तो भाजपा के सामने चुनौतियां कड़ी हैं हरियाणा में। पिछली बार भी जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तब 40 सीटें आई थी भाजपा की और 31 सीटें आई थी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस को तब 2 महीने पहले हुड्डा जी को कमान दे दी जाती तो शायद ये 31 का आंकड़ा भी 40 तक पहुंच जाता और उधर कुछ सीटें या इंडिपेंडेंट कुछ कम हो जाते। लेकिन इस बार चूंकि पूरी कमान उनके हाथ में है और इस कांग्रेस पार्टी भी समझ रही इस बात को, और जो हुड्डा के लिए परेशानी पैदा करने वाले नेता थे, अशोक तंवर बीजेपी में चले गए, किरण चौधरी बीजेपी में चली गई, हाँ शैलजा है कांग्रेस में, कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, लेकिन इन सबको भी मालूम है कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ये चुनाव सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। अभी हाल में जो मीटिंग हुई है उसमें सीधे कह दिया गया है कि चुनाव हमको जीतना है और रिपोर्ट ये नहीं आनी चाहिए कि कहीं कोई किसी को हराने में लगा हुआ है। तो शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या कैप्टन अजय यादव, ये जो बड़े नेता हैं तीन, इनकी कोशिश ये होगी कि ये जिनको टिकट दिला पाए वो अपने आदमियों को जिताने में लगेंगे, वो बजाय ये कि हुड्डा जी के लोगों को हरवाने में लगेंगे। क्योंकि इनका तो टेस्ट इसी से होगा ना कि आपने अगर 5 लोगों को टिकट दिलाया, 10 लोगों को दिलाया, तो कितने को आप जिता पाए। तो इसलिए वो जो बीजेपी को उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई, उनकी लड़ाई इसमें हमको, तो लड़ाई तो बल्कि वहां भी है भाई। नायब सिंह सैनी जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तो अनिल विज उनकी शपथ ग्रहण में नहीं गए थे, तो ये क्या लड़ाई नहीं है क्या? तो दोनों जगह मतलब जहां तक गुटबाजी वाली बात हो तो है ही। इसके बावजूद कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्य में भी, लोकसभा चुनाव से उसने सबक भी लिया है कि किस तरह ओवर कॉन्फिडेंस में वो हारी है कई सीटें और 240 पे आके अटक गई। तो इस बार वो पूरी कोशिश करेगी, जिसको कहते हैं ऊपर से नीचे तक सारा जोर लगा करके, कि किसी तरह हरियाणा चुनाव वो निकाल ले ताकि महाराष्ट्र और झारखंड में उसका असर जाए। इसीलिए चुनाव अलग अलग कराए गए हैं, क्योंकि वरना तो एक साथ होते थे। हरियाणा के चुनाव तो मैं 2004 से देख रहा हूँ, हमेशा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए हैं, एक साथ उनकी घोषणा हुई है, एक साथ नतीजे आए हैं। ये पहली बार जो 2004 में भी, 2009 में भी, 2014 में भी, 19 में भी पहली बार इनको अलग अलग कर दिया गया है। तो इसीलिए कि हरियाणा में जो है कुछ भाजपा को लगता है कि शायद वो गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करके और सैनी जी और मोदी जी और ओबीसी और ये सब मिला जुला के शायद वो सम्मानजनक स्कोर ले आए और कुछ स्थिति ऐसी निर्दलीय बना के कुछ सरकार बना ले, तो उसका असर महाराष्ट्र और वहां पड़े, जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो एक नेगेटिविटी बनी है। तो इसलिए वो पूरी ताकत लगाएगी। कांग्रेस के सामने भी, कांग्रेस को भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस इस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, जो फैक्टर मैंने गिराया कि हमारे पक्ष में है, और सब मध्य प्रदेश का हाल सबके सामने है। मध्य प्रदेश का जीता हुआ चुनाव कैसे हारी है कांग्रेस, और बुरी तरह हारी है, ये बिल्कुल सामने है उदाहरण। छत्तीसगढ़ का उदाहरण सामने है कैसे हारी है। राजस्थान में फिर भी लड़ी है कांग्रेस, 70 सीटों तक वो ले गई है, तो कम से कम लड़ते हुए हारी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो वन साइडेड कांग्रेस चुनाव हारी, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस पे कि हम तो जीत ही रहे, सारे सर्वेक्षण जिता रहे थे उसको, हम लोग भी जिता रहे थे, कह रहे थे कि जीत रहे, लेकिन उलट गया, क्योंकि बीजेपी ने एक चीज है कि कील काटा दुरुस्त किया। तो वो सब
बीजेपी के पक्ष में जाता है कि वो बहुत आखिरी बॉल तक बॉलिंग बैटिंग करने वाली पार्टी है। तो जी इसका मुकाबला कांग्रेस को करना है, इसलिए चुनौती दोनों के सामने है, कांग्रेस के बिल्कुल। सामने भी है, बीजेपी के सामने भी है। इसलिए मैं इस चुनाव को दोनों पक्षों के लिए एक चुनौतीपूर्ण चुनाव के रूप में देख रहा हूं।